हेलो, हेलो, कैसे हो दोस्तों? एक बार आज फिर आप सभी का एग्ज़ाम वर्ल्ड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम साइंस का मैटर बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और वो है जनरल साइंस, जो कि क्लास 8th, 9th और 10th सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से क्लास 9th और 10th के लिए। जनरल साइंस में हम सीखेंगे विज्ञान की परिभाषा, तत्वों के नाम, प्रतीक चिन्ह और कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र और उनके नाम। तो हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो सिर्फ़ अपना बुक्स को ही ध्यान में रख के अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें यदि हम बुक स्टार्ट करने के पहले ही जान लें, तो बुक्स को पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। आइए कुछ ऐसी बातें आज सीखते हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम लेंगे विज्ञान क्या है? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की परिभाषा क्या है? जब कोई भी हमारी क्लास में एंटर करता है तो सबसे पहले वो क्या पढ़ रहे हो बच्चों? कि सर साइंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, साइंस की परिभाषा बताइए, क्या होती है? बच्चा बता नहीं पाता है, जबकि उसे वो लेसन अच्छे से पता है जो वो पढ़ रहा है। तो हम ऐसी ही बातें आज यहाँ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान किसे कहते हैं? तो पहले सुन लीजिए और फिर लिख देते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आइए लिख लीजिए। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित अर्जित अर्थात इकट्ठा किया हुआ प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा पुष्ट प्रयोगों द्वारा पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब आप अच्छे से बता सकते हैं परिभाषा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के खोजकर्ता फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु अरस्तु को ही एरिस्टोटल भी कहते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इसी को एरिस्टोटल भी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक। अगला लेते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक। तो यहाँ लिखेंगे हम थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस
वनस्पति विज्ञान के जनक। आगे हम लेंगे आनुवंशिक विज्ञान के जनक या आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहन मेंडल। बच्चों, क्लास 8th 9th और 10th के लिए अन्य और कुछ नहीं पूछा जाता है, 10th में पूछा जाता है आनुवांशिकी के जनक। बाकी ये आपकी नॉलेज के लिए। आगे देखते हैं हम। क्लास 9th और 10th में बच्चों को रसायन विज्ञान के कुछ तत्वों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। उनमें से आपको 1 से लेके 30 तक तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आइए देखते हैं। तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह। तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह। तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह। हम यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह का अध्ययन करेंगे। तो आपको ऐसी की ऐसी, जैसे मैं बना रहा हूँ, एक टेबल बनानी है और उसमें क्रमांक सहित तत्वों के नाम सीरियल वाइज लिखते जाना है। सरल क्रमांक, तत्व का नाम एवं इधर लिखिए प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे। देखिए, तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार जमाए गए। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं जिसे, उसमें तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर 1 पर हाइड्रोजन कहा, यहाँ पर स्थान दिया है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसके गुण अन्य कई सारे दूसरे वर्गों से मिलते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल H। जब भी हम प्रतीक चिन्ह लिखेंगे, यदि वह अंग्रेजी के सिर्फ एक ही वर्ण से दर्शाया जाता है तो उसे कैपिटल में लिखेंगे, अगर 2 से दर्शाया जाता है तो
पहला वाला कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा वाला स्मॉल में होगा। नंबर 2 हीलियम, He। नंबर 3 लिथियम, Li। नंबर 4 बेरिलियम, Be। नंबर 5 बोरोन, B। नंबर 6 कार्बन, C। देखिए, लिथियम हल्की धातु है, बोरोन पौधों के लिए सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, कार्बन प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उनमें अधिकतर में कार्बन पाया जाता है। आगे 7 नंबर, आप टेबल वैसी की वैसी बना लीजिए, ऊपर ही ऊपर सरल क्रमांक, तत्व का नाम, इधर प्रतीक चिन्ह और बीच में लाइन डाल दीजिए। नंबर 7 नाइट्रोजन, तत्व का नाम है नाइट्रोजन। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, इसका प्रतीक होता है N। नाइट्रोजन 78% मात्रा है इसकी। नंबर 8 ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, जीवनदायिनी गैस। नंबर 9 फ्लोरीन, F। नंबर 10 नियोन, अक्रिय गैस है भाई, नियोन, Ne। 11 नंबर पर है सोडियम। सोडियम के बारे में कक्षा 10 में विशेष रूप से पूछा जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है भाई Na। सोडियम अत्यधिक ज्वलनशील सक्रिय धातु है जो वायुमंडल में उपस्थित नमी से ही क्रिया कर लेती है और आग पकड़ लेती है। पानी में आग लगाने वाला खेल इसी के साथ खेला जाता है, सोडियम की सहायता से। नंबर 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Mg। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वहां भी ये उपस्थित। नंबर 13 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की विशेषता भाई हल्की धातु है और भूपर्पटी पर अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। एल्यूमिनियम Al प्रतीक है इसका, Al, ए कैपिटल और एल स्मॉल। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। नंबर 14 सिलिकॉन, Si। नंबर 15 फास्फोरस, ज्वलनशील है भाई फास्फोरस, प्रतीक P। जो क्रैकर्स, माचिस की तीली, उनमें रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर पे सल्फर, इसका प्रतीक होता है S। 17 क्लोरीन गैस,
हेलोजन परिवार के सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह Cl। 18 नंबर ऑर्गन, अक्रिय गैस आ गई भाई फिर Ar, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। 19 पोटेशियम, पोटेशियम इसका प्रतीक क्या होता है, ध्यान रखना पोटेशियम पी और इधर के से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नाम, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है भाई? केलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम, इसलिए इसे कैसे बताया जाता है। इसी तरह से हमने सोडियम देखा है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसलिए उसे Na से बताया जाता है। ये सोडियम लिखा है यहाँ पे, इसका लैटिन नाम नेट्रियम, नेट्रियम यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक में आ गए हम वापस। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, इसलिए इसे Na से बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं वापस। 19 और 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आता है भाई कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है सर, कैल्शियम। 20 नंबर पर कैल्शियम। आगे 21 नंबर, आगे नेक्स्ट पेज पे सरल क्रमांक आप डाल लीजिए, तत्व का नाम और प्रतीक चिन्ह। विशेष है भाई 21 से 30 तक। इक्कीस नंबर पे आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम, ध्यान से सुनिए, 21 से 30 तक के तत्वों को हम भारी धातु कहते हैं और यह संक्रमणशील संयोजकता दर्शाते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं, अर्थात एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। सर संयोजकता क्या होती है? संयोजकता कोई तत्व अन्य जितने तत्वों से योग संयोग करने की क्षमता रखता है वही उसकी संयोजकता होती है। आइए देखते हैं स्कैंडियम, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Sc। 22 नंबर पर टाइटेनियम। 23 नंबर पर वेनेडियम। 24 नंबर पर क्रोमियम। क्रोमियम पर ध्यान दीजिए, इसका प्रतीक चिन्ह Cr। स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चमक आयरन में क्रोमियम और निकेल मिलाकर ही उत्पन्न की जाती है। 25 नंबर पर मैग्नीज, Mn, उल्टा लिखा गया भाई, इस ओर तो हमें हिंदी में लिखना है मैग्नीज। Mn। और 26 नंबर पर है आयरन या फेरस, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Fe। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, Fe हमारे शरीर में भी पाया जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य पार्ट। 27 नंबर पर है कोबाल्ट, जिसका प्रतीक होता है CO।
और 28 नंबर पर है निकल या निकिल भी कहते हैं इसे, निकिल धातु Na। दो और बच गए, ऊपर की ओर लिख दिए जाएं। उनतीस नंबर पर आता है अपना कॉपर, जिसे हम तांबा भी कहते हैं, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है Cu। और 30 नंबर पर होता है जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं, Zn। देखिए पास पास लिखा है कॉपर और जस्ता, दोनों को मिला के बनाई जाती है पीतल। लेकिन हम मिश्र धातु नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। 30% तो जिंक इधर डाल देते हैं, 30% Zn प्लस 70% कॉपर, ये बन गया भाई पीतल। ध्यान रखो, ये हो गए 1 से लेके 30 तक तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह, जिन्हें आपको इतना अच्छे से रटना है कि नींद में भी कहें कि 30 नंबर पे कौन, तो आप बोल जाओ जिंक, 17 पे कौन कि क्लोरीन, इतने रटने हैं। इसके अलावा कुछ अन्य और तत्व भी हैं जिनके आपको प्रतीक चिन्ह और नाम याद रखने, परमाणु क्रमांक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो इनका सीरियल क्रमांक है वही परमाणु क्रमांक होता है। अन्य जैसे आप देखिए Ag, इसे अर्जेंटम कहते हैं, अर्जेंटम, या सिल्वर या चांदी। Au, जिसे ओरम या गोल्ड या सोना कहते हैं। और एक और है Pt, प्लेटिनम। क्या बात है सर, सारी की सारी महंगी धातुएं एक साथ आ गई। Ag, Au, Pt, प्लेटिनम सर्वाधिक महंगी धातु। देखिए Au और Pt दोनों को हम उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातुएं या नोबल धातुएं, क्योंकि यह किसी से क्रिया नहीं करती है, इन पर जंग नहीं लगता है, नोबल धातुएं। और देखिए कॉपर, सिल्वर और Au, सोना चांदी तांबा, इन्हें हम सिक्का धातु भी कहते हैं, क्योंकि इनसे सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्का धातुएं भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रतीक चिन्ह है, जैसे Br, ब्रोमीन, अधातु है, अधातु, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। हल्का पीला रंग का द्रव, जैसा कलर है पीला। आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। आई से बताते हैं आयोडीन को ठोस अवस्था में पाई जाती है। हेलोजन परिवार के सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पूरी हो गई। और आगे देखिए Hg, हाइड्रेजियम, Hg को हाइड्रेजियम या मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, या अपनी भाषा में हम इसे पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर में भरा जाता है। इसकी विशेषता है यह अत्यधिक भारी धातु है, अत्यधिक भारी धातु है। अत्यधिक भारी धातु, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यदि पारे से एक ड्रम भर दिया जाए और उसमें लोहे का बना हुआ 10 किलो का बांट, तोलने का बांट डाल दिया जाए तो वो भी तैरने लग जाएगी। अरे इतनी भारी, हाँ इतनी भारी है। Hg, इसका प्रतीक चिन्ह। पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती है। आइए और देखते हैं, दो तीन नाम और देख लें तत्वों के
प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं हम, जो हमारे क्लास 9th और 10th में काम में आते हैं। वैसे तो आवर्त सारणी में 118 तत्व अभी दिखा दिए जाएंगे पूरे के पूरे आपको। आप देखिए, यूरेनियम यू, प्लूटोनियम Pu, थोरियम Th, और भी होते हैं ऐसे। इन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इन्हें रेडियो, अरे बजाने वाला रेडियो नहीं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अर्थात इनसे अदृश्य विकिरण दीर्घ काल तक निकलते रहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो आपके लिए क्लास 10th तक इतने तत्व यदि याद हो जाएं तो बहुत ही बड़ी बात है। अब हम देखते हैं तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह देख रहे थे, तो हम यहाँ पर ये आवर्त सारणी है, जिसके अंतर्गत अभी हमने कुछ तत्वों को उठाया है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं। पी ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ, 4 ब्लॉक है भाई। लेकिन इनका वर्णन जब बुक में अपने आएगा तब पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हम दर्शन करने के लिए इसको खोला। 21 से लेकर 30 तक, यहाँ से लेके हमने और यहाँ तक के तत्व उठाए डायरेक्ट। 21 से लेके 30, इन्हें हम संक्रमण ट्रांजिशन तत्व, संक्रमणशील धातुएं कहते हैं, भारी धातुएं कहते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता चेंज होती रहती है आवश्यकता अनुसार, कभी 2 कभी 3 और +7 तक दर्शाता है। क्रोमियम जैसे तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में संयोजकताएं परिवर्तनशील करते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व नीचे के लेंथेनाइड एक्टिनाइड, ये एक्टिनाइड तत्व, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरियम, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनसे अदृश्य विकिरण निकलते रहते हैं। आइए अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस, क्लास 8th 9th 10th। नया टॉपिक लेते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र और उनके नाम। हेडिंग डालते हैं, महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र एवं उनके नाम। विज्ञान में कई सारे नाम आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो कभी भी कोई सा भी नाम आ सकता है या सूत्र आ सकता है। यदि उसकी जानकारी आप पहले ही प्राप्त कर लेंगे तो पढ़ते समय कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्लास 8th को भी शामिल कर रहे हैं यहाँ जनरल साइंस में, क्योंकि बच्चा यदि 8वीं से ही इन्हें सीखने लग जाएगा तो 9th 10th तक आते आते अच्छा हो जाएगा। और क्लास 10th में जो आज की जनरल साइंस है, उसमें 4 नंबर आप इसी टेबल से प्राप्त कर सकते हैं, इन सूत्रों की सहायता से। तो देखते हैं पहले बहुत ही सीधे, जिन्हें आप कहते हैं सर जानते हैं, चलो अच्छी बात है जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते, उनसे तो ऑक्सीजन का सूत्र पूछ लिया जाए तो वो भी नहीं जानते। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र और उनके नाम लेते हैं। सबसे पहले सर, नंबर 1, हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2। मैंने क्लास में पूछा था हाइड्रोजन गैस का और बच्चे नहीं बता पाए। उसी दिन से मैंने ये चीज सोच ली कि बच्चों को ये जानकारी जरूरी है। क्लास 9th के बच्चे थे। हाइड्रोजन गैस हिंदी में लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस। दूसरे नंबर पे लेते हैं O2, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। प्राणवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे प्राण बचाती है। तो सर लेते कौन सी है और छोड़ते कौन सी है, वो भी हो ही जाए यहाँ। तो हम जब श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा सूत्र लिखेंगे CO2। ये होती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड गैस। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में जो भी आता है वो सब इंक्लूड कर लेंगे यहाँ। ऑक्सीजन गैस वातावरण में होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 0.03%। कुल गैस होती है 100%, उसमें से हम 100 में से बात करते हैं 78% नाइट्रोजन गैस हो गई भाई N2, और 21 ये 99 हो गई। 1% में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अन्य अक्रिय गैस है, वो सब शामिल है। और सर पौधे बात कर लेते हैं, हम श्वसन की बात कर रहे हैं सर, क्या पौधे भी सजीव हैं? है सर, वो भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। क्या कहा सर? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में। तो सर ऑक्सीजन गैस आती कहाँ है, आती कहाँ से? हमने तो सुना है कि पौधों से आती है, और आप कह रहे हो पौधे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, तो वो भी सही है। दो क्रियाएं हैं पौधों में और दोनों चलती है। वो सजीव है तो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पौधों में दूसरी क्रिया चलती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस क्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन निर्माण करते हैं और उस दौरान वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो दो क्रियाएं साथ साथ चलती है। तो दिन के समय फोटोसिंथेसिस चलेगा, प्रकाश संश्लेषण चलेगा, वो ऑक्सीजन गैस देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं काम में ले लेते हैं और रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण तो बंद हो जाती है सर। तो फिर सिर्फ क्या मिलेगी हमें? सिर्फ रात में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश तो होता ही नहीं है सर, प्रकाश संश्लेषण कहाँ से चलेगी? इसी पौधों को छोड़ दिया जाए तो। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सूत्र O2 हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन गैस का प्रतीक N2, इसे कहते हैं हम नाइट्रोजन गैस। कितनी होती है? 78%। गैसें गैसें पहले ले लेते हैं इकट्ठी, जितनी भी गैसें हैं जो हमारे को छू सकती है, टच कर सकती है, हमसे पूछ सकते हैं उन्हें। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। O2 होगी, यहाँ पे हम ले लेते हैं O3। O3 क्या है भाई? ये है ओजोन, ओजोन गैस कहते हैं। नाम सुना होगा सर, वायुमंडल में परत, हाँ वही ओजोन गैस, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करके हमारी त्वचा को सुरक्षित रखती है। ओजोन, एक और नाम यहाँ पे साथ में ही रख देते हैं, ये O2 हो गया, O3 हो गया। यदि ये सिर्फ O होता तो इसे क्या कहेंगे सर? ये होती है नवजात ऑक्सीजन। नवजात बोले तो ताजा ताजा बनी नवजात ऑक्सीजन, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है और तुरंत क्रिया करके ऑक्सीजन गैस में बदल जाती है। आगे देखते हैं और अगला सूत्र 7 के बाद 8 नंबर। कैसे चल रही है भाई? गैस को ले रहे हैं हम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। CO2 गैस तो पहले आ ही चुकी है। यदि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोला जाए आपसे तो ये क्या होता है सर? यह प्रशीतक के रूप में काम में ली जाती है। विशेष है भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कहते हैं इसे, स्पेशल है, याद रखना। शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ। और लेते हैं गैसों के CH4, इसे मेथेन या मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह दलदल से प्रकृति से प्राप्त होती है। मार्स गैस दलदली क्षेत्र से प्राप्त होती है, मेथेन गैस। 10 नंबर पे लेते हैं एथेन गैस, C2H6, से एथेन गैस कहते हैं। और 11वें नंबर पे लेते हैं C2H2। देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसका सूत्र होता है
सी ट्रिपल बॉन्ड सी। डिब्बे में बंद कर दी जाए। ये होती है भाई एसिटिलीन गैस, इसे कहते हैं एसिटिलीन। ये वेल्डिंग की ज्वाला में काम में ली जाती है। एसिटिलीन वहां पे उत्पन्न होती है एसिटिलीन गैस। और लेते हैं, गैसें चल रही है, जो भी याद आ जाए। चलो छोड़िए गैसें जितनी है, और आगे सूत्र लेते हैं हम। साधारण सा सूत्र H2O। बच्चों को यही पता नहीं होता है H2O क्या होता है। जल, पीने वाला पानी, जिसकी पीएच कितनी होती है। एक शुद्ध जल की बात करें, उदासीन जल की, तो पीएच होती है इसकी 7, ना अम्लीय ना क्षारीय। नमक का सूत्र पूछ लिया जाता है सर, नमक का सूत्र क्या होता है। साधारण नमक, कौन सा नमक, साधारण नमक, खाने वाला नमक, इसका सूत्र होता है NaCl। इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड साधारण नमक। आगे बढ़ते हैं और सूत्र देखते हैं। नंबर पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए अपने, 13। आगे 14 नंबर पे नमक का सूत्र हो गया भाई सिलिका, रेत। सिलिका, इसे रेत भी कहते हैं, कांच बनाने में काम में आती है। इसका सूत्र होता है SiO2। और लेते हैं आगे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा कहते हैं लाल दवा। KMnO4, इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा, कीटाणुनाशी है, पानी साफ करने में काम में लिया जाता है। और देखिए अम्ल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का तेजाब भी कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम नमक का तेजाब कहते हैं। नमक का तेजाब। जब भी आपको अम्ल का नाम याद आए, सबसे पहले HCl याद आना चाहिए। सबसे सीधा है, बहुत अच्छे से क्रिया हम करा सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। और भी अम्ल लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल। जितने भी सूत्र हैं 9th-10th की बुक में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। जब आप पहले याद कर लोगे तो इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे वही अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर निर्भर होती है। कहते हैं कि जिस देश में सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, उसका आर्थिक महत्व उतना ही अधिक है, उद्योग धंधों में काम आता है। इसलिए देखिए अम्लों का राजा तो लिख दिया, एक अम्ल राज और होता है 19 नंबर पे, वही ले लें, अम्ल राज। अम्लों का राजा और अम्ल राज दोनों अलग अलग हैं। अम्ल राज देखिए, ताजा बना मिश्रण किस किस का, सांद्र HCl कंसंट्रेट, सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का ताजा बना मिश्रण अम्ल राज कहलाता है। 3:1 में इन्हें मिलाया जाए तो सांद्र HCl का 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग यदि ताजा ताजा बना है तो वो अम्ल राज कहलाएगा। दोनों चीज अलग है भाई, अम्लों का राजा और अम्ल राज। आगे देखिए, अम्ल चल रहे हैं हम, एसिड देख रहे हैं, तो एक दो एसिड और हैं। फॉर्मिक अम्ल,
फॉर्मिक अम्ल। लेसन में पढ़ने को मिलेगा, लाल चींटी काटती है तो कौन सा डंक, कोई वाला फॉर्मिक अम्ल। HCOOH फॉर्मिक अम्ल एक कार्बन वाला है। इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं भाई, इसी का नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। और 21 नंबर पर लिखते हैं हम फॉर्मिक अम्ल के बाद एसिटिक एसिड सिरके में उपस्थित होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका सूत्र होता है CH3COOH। कहाँ तक पहुंच गए? 21। अम्ल पढ़ रहे हैं भाई, अम्ल। तो मेरे हिसाब से अम्ल बहुत है, 9th-10th में कुछ और आगे आएंगे तो और बताएंगे। आगे हम देखते हैं अम्ल के बाद क्षार पे पहुंच जाए, नंबर कितने हो? 21। 22 नंबर पे क्षार लेते हैं। क्षार का नाम लेते ही सबसे सीधा NaOH याद आना चाहिए। इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और 23 नंबर पर KOH लेते हैं। KOH को हम कास्टिक पोटाश कहते हैं। कास्टिक पोटाश। NaOH KOH क्षार है, क्षार। क्षार, एक नाम और सुना होगा आपने, क्षारक। क्या अंतर होता है भाई क्षार और क्षारक? सर वो तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा लेसन 2 में। लेकिन याद रखिए, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें ही क्षार कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, कुछ और अन्य सूत्र लिखते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है भाई कैल्शियम ऑक्साइड। और अपनी भाषा में कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को सर बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, जो दीपावली पे पुताई करने के लिए बाजार से लाते हैं दीवारों पर पुताई के लिए, वो बिना बुझा चूना। अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो पुताई करने के लिए यह बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह बन गया भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। कैसे बुझ गया? पानी मिला दिया सर, विलेन बन गया, इसकी पुताई कर दी। पुताई कर दी दीवार पे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्रिया कर ली और बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और पपड़ी जम गई दीवार पर। यह हो गया भाई कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट यह सभी का सूत्र है। किस किस का सूत्र है भाई? लिखने वाली चौक ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती है। संगमरमर बोले तो मार्बल, चूना पत्थर, उन सभी का सूत्र यही है भाई। कौन है यही? यही कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर और चूना पत्थर। ये सब सूत्र यदि पूछे आपसे कोई तो एक ही नाम बताना, कैल्शियम कार्बोनेट। सब क्षारीय प्रकृति के हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 27, नंबर 27 पर लेते हैं हम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अर्थात POP। यहाँ के यहीं आ गया, साथ में ही इसी से संबंधित है भाई। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा अणु जल का है भाई। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, इसे कहेंगे हम कैल्शियम सल्फेट
का अर्ध हाइड्रेट, अर्थात यह आधा अणु पानी का रखता है। कौन है भाई? पहचानिए। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, इसे सर पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से नाम आया, इसीलिए इसका साथ में लग रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहां पर पाई जाती है घाटियां पीओपी की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग हड्डी टूट जाती है तो उसे सेट करने में, मूर्तियों के निर्माण में और भी अन्य काम। इसके बाद 28 नंबर पर हम लेते हैं, 28 पर जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। दो अणु क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है इसमें। इसके बाद 29 नंबर पर लेते हैं हम कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट, अर्थात इसका अन्य नाम, अर्थात अन्य नाम क्या है भाई? नीला होता। अगर यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट कर दे तो उसे हरा कशिश। 30 नंबर पर लेते हैं, क्रिस्टलन जल वाले ही चल रहे हैं तो एक और लेते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। 31 नंबर पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, अर्थात मीटर के कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, अर्थात यह जिसमें भी मिलाया जाता है उसको विरंजित कर देता है, अर्थात उसका रंग उड़ा देता है, विरंजक चूर्ण इसलिए कहते हैं। इसका उपयोग पानी साफ करने में, क्लोरीन निर्माण में भी आता है इसका उपयोग, अर्थात यह कीटाणुनाशक भी है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। और देखते हैं अगला सूत्र, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसे फिटकरी कहते हैं। फिटकरी पानी साफ करने में काम में आती है। K2SO4.Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O, 24 अणु इसमें कृष्णन जल उपस्थित होता है। इसे डिक लवण भी कहते हैं, डिक साल्ट, डिक लवण। और देखते हैं भाई, और भी कुछ सूत्र रहे हों तो याद करके लिख डालते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O। और याद आया भाई, सोडियम कार्बोनेट के अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल यदि उपस्थित है तो यह बन जाता है भाई धोने का सोडा, धोने का सोडा। तो सर खाने का सोडा कौन सा होता है? वो होता है भाई 34 नंबर पे लिख रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका देसी नाम है भाई खाने का सोडा।
जो बाटी में, सेव में, इनमें डाला जाता है। खाने का सोडा, यह भोजन को खस्ता बनाता है। और धोने का सोडा, इसका नाम भी लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गए भाई आपके सूत्र। और भी अन्य सूत्र देखते हैं हम कौन कौन से रह गए, एक बार शुरू से ही चलते हैं। शायद बैग में नहीं जा रहा बोल। यहाँ से ही चले थे हम, ये तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह। इसके पश्चात ये भी तत्वों के नाम, प्रतीक चिन्ह। फिर हमने महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र और उनके नाम लिखना शुरू किया था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नवजात ऑक्सीजन। देखो एक और याद आई मुझे अभी, हो गई, पहले इनको देख लो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, एथेन, एसिटिलीन, जल, नमक, इनके सूत्र। और सिलिका, लाल दवा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लराज, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और देखिए भाई, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट अर्थात पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम आया, कॉपर सल्फेट आया, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण, फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट। और एक सूत्र और याद आया था, वो नहीं। चलो फिर नेक्स्ट कभी जब होगा और सूत्र बताएंगे आपको। इसके अलावा आपको दो तीन चीजें और बता दी जाए। देखिए कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, हम अम्ल की उपस्थिति 10वीं बोर्ड में पूछी जाती है। फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में, नेटल डंक, नेटल पौधे का नाम है भाई, नेटल डंक। और ततैया बोलते हैं, ततैया, मधुमक्खी के डंक, इन सब में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसी के कारण हमें जलन महसूस होती है। इसके अलावा लाल टमाटर में कौन सा अम्ल होता है सर? लाल टमाटर, इसमें होता है भाई ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पूछ लिया जाता है इन्हें भी, ऑक्जेलिक अम्ल। तो सर खट्टे फल, खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी, आंवला, इन सब में एक ही प्रकार का अम्ल है और उसे कहते हैं सिट्रिक अम्ल। उसे कहते हैं सिट्रिक अम्ल। तो सर खट्टी तो इमली भी होती है, लेकिन इमली में ये वाला नहीं होता। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, याद रखना। इसके अलावा सिरका, अचार में डाला जाता है भाई, सिरके में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। एक और पूछा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, खट्टा दूध, खट्टा दूध अर्थात दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये अम्ल हैं जिन्हें कक्षा 10 में लगभग पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगली हम एक क्लास और लेंगे जनरल साइंस की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल करेंगे। इसी के साथ आज की जनरल साइंस की क्लास हम समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य व्यक्ति जो आपके जैसे देख रहे हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लेसन 2 के साथ।